Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our chapter number 10 gravitation. तो हमने इन्वर्स स्क्वायर से ऊपर वाला सारा पार्ट पिछले वीडियोस में कवर कर लिया था एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट यू कैन गो ऑन अवर चैनल एंड चेक दैट वीडियो टू उस पर इन्वर्स स्क्वायर से सारा ऊपर वाला पार्ट एक्सप्लेन हो चुका है। जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी हमने कवर कर लिया एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने कवर कर लिया है। So now starting with inverse square, what is inverse square and what basically does this? For example, that if d gets bigger by a factor of 6, f becomes 1/36 times smaller. इस सब का मतलब क्या है हम लोग आज ये सीखने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड फ्री फॉल। सो स्टार्टिंग विद आवर वीडियो, इन्वर्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है हम लोग देखते हैं। सेइंग दैट इफ f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d, जो हमारा f है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d। हमें पता है कि जितना d हमारा इंक्रीज होगा उतना f डिक्रीज होगा एंड जितना हमारा d डिक्रीज होगा उतना ही f इंक्रीज होगा, राइट। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। For example, that if d gets bigger by a factor of 6, f becomes 1/36 times smaller. अभी ये जो चीज़ है आपको ऐसे देखने से समझ नहीं लगेगी, इसको हम लोग ब्लैंक शीट पे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो भाई हमें क्या बोला गया था हमारे क्वेश्चन में, दैट इफ d gets bigger by a factor of 6, we all know दैट जो हमारा d है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f, है ना। तो अगर हम लोग d को इंक्रीज कर देते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 6 तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इसको 6 टाइम्स कर दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 1 एंड ओवर में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है। तो यही वहाँ पे लिखा था कि जो हमारा f है वो 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही देखा, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा d है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है f के, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दैट इफ़ d गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, कि अगर हमारा d बढ़ जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 6, जो हमारा f है वो घट जाता है बाय 1/36 टाइम्स, है ना। सो यू कैन से दैट f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि अगर हम लोग f को इतना इंक्रीज़ करते हैं d पे क्या असर पड़ेगा, m को इतना इंक्रीज़ करते हैं f पे क्या असर पड़ेगा, f को इतना हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे r पे क्या असर पड़ेगा, है ना। सो सिचुएशंस लाइक दीज कैन कम इन एग्जाम, सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। नाउ एग्जाम्पल 10.1 सेज, अभी हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं हमारी 10.1। हमारी एग्जाम्पल 10.1 क्या कहती है कि द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। वी ऑल नो कि जो हमारा अर्थ का मास है वो क्या है, हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6 × 10⁻24 kg। अच्छा, जो आपको क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन होती है ना पहले तो आप एक साइड पे लिख लिया करो। यहाँ पे हमें सजेशन में पहले से गिवन है कि जो हमारा मास ऑफ अर्थ है वो है 6 × 10⁻24 kg। हमें यहाँ पे मास पता चल गया है अर्थ का एंड दैट ऑफ द मून इज़ 6.74 × 10⁻22 kg। हमें यहाँ पे मून का भी मास पता चल चुका है। अभी इसके बाद हमें क्या पता चल गया है, यहाँ पे डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ना इसका ये कौन से यूनिट में है, ये किलोमीटर के यूनिट में है। तो हमें इसे मीटर में कन्वर्जन इसका करना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें डिस्टेंस गिवन है, उसके आगे हमें क्या गिवन है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हमें जी की वैल्यू जो है, कैपिटल जी की वैल्यू है, वो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो आपको पता ही होगी क्योंकि आपने उसको याद रखना है, ठीक है। 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमें जी की वैल्यू गिवन है। अभी इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने सोल्यूशन में पहले राइट डाउन कर लेते हो तो आप देखोगे कि अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं विच इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली इक्वेशन, है ना। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हम लोग एफ़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स हमारा एक अर्थ जो है
एग्जर्ट कर रहा है मून पे। क्यों? क्योंकि हमें जी की वैल्यू पता है, कैपिटल जी की, उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है। ये जो स्मॉल एम है इसको आप क्या मान के चल सकते हो? मास ऑफ मून। जो आपका कैपिटल एम है वो आपका अर्थ का मास हो गया, स्मॉल एम आपका मून का मास हो गया। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल एम स्मॉल एम ही लेना है, आप लोग इसको मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको बोला था ना सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपका किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो हमारी जो वैल्यू है आपको देखो ऐसा लगेगा कि यार ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। अभी देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इतने किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? अगर हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये जो 1000 है ना, इसको आपको सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ये लास्ट में 10⁵ देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि 10 के 1 के पीछे अगर आप 5 ज़ीरोज़ लगा देते हो, है ना। अभी अगर आप लोग 10⁵ को सिर्फ 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। बिकॉज अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हो तो ये 3.84 के पीछे 5 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, या फिर पॉइंट्स एडजस्ट करके ज़ीरोज़ कम हो जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 10⁵ से ही 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 5 में हम लोग 3 को प्लस कर देंगे, 10⁸ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.84 10⁸ मीटर। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में इसका कन्वर्जन हो गया। जी की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड के जी का इन्वर्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं, F = जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप अगर सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, देखो हमने यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पुट करी। आपको सामने f लगाना है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाना है नहीं भी लगा सकते हो। ये जो आपकी 6.7 ये क्या है? आपकी ग्रेविटी की जो सॉरी जी, जो जी कांस्टेंट की वैल्यू है ये वो है। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है। ये क्या है? मास ऑफ मून है। और ये नीचे क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? मीटर में। एंड उसका बाहर स्क्वायर हो रहा है बिकॉज ये डी का स्क्वायर है। तो इन दोनों से आप लोग काटा शाटी करोगे तो आपका पूरा आंसर क्या आएगा? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको खुद एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखना। अभी तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? थस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 10.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। कि ये अभी आप पीछे न्यूटन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जो आपका फोर्स का यूनिट होता है ना वो क्या होता है? न्यूटन होता है। जो आपका फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए आप लास्ट में 10.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन लगाओगे। अच्छा, आगे आपके क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कहाँ पे है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप पीछे जाते हो एकदम स्टार्ट, तो यहाँ पे आपका पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ये बिटवीन देम तक आपका पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन जाता है, जिससे हमारी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन फॉर्म हो जाती है कि द फोर्स कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m इंटू एम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो दिस वाज अवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला राइट करना है जिससे हम लोग फाइंड करेंगे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, F = G(m)(m)r²। या वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। नाउ अभी हम लोग 10.1.2 में देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम ये कर तो रहे हैं भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो, न्यूमेरिकल्स इतने सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सब का बेसिकली मतलब क्या है? ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? इस
इस सब का मतलब मेन मोटिव क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। देखो, द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। अभी जो हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जो पहले एक्सप्लेन करनी या तो मुश्किल थी या फिर बहुत ही ज़्यादा अनकनेक्टेड लग रही थी कि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो हमें फोर्स बाइंड करके रखता है, जो हमें फोर्स अर्थ के सरफेस से बांध के रखता है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। वो कौन सा फोर्स है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। वो क्यों करता है? ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों मूव करता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो अवर थर्ड पॉइंट इज द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, के जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वीनस हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, वीनस हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, नेपट्यून एंड ऑल दैट, है ना, वो सारे सन के अराउंड मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देन फोर्थ क्या है? द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। अच्छा, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इनको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना। फ्री फॉल, अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्री फॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वी हैव लर्नड, अच्छा हम लोग एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। अभी हम लोग फ्री फॉल का मतलब समझने की कोशिश करेंगे एक एक्टिविटी परफॉर्म करके। एक्टिविटी कौन सी है? 10.2। 10.2 एक्टिविटी में हमें क्या गिवन है कि हम लोग एक स्टोन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक स्टोन ले रहे हैं एंड हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक स्टोन ले रहे हैं, हम लोग उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो स्टोन का क्या होगा? स्टोन का क्या होगा? वो उड़ तो नहीं जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? एक बार ऊपर जाएगा और एक सर्टेन हाइट को रीच करके, मतलब ज़्यादा ऊपर तो कितना ही ऊपर चला जाएगा, है ना, तो थोड़ी सी हाइट रीच करके क्या करेगा? नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, है ना। ओके, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। Whenever objects fall towards the earth under this force alone, we see that the objects are in free fall. फ्री फॉल है क्या? बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो आप एक बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को, क्या मान लो आप लोग, मान लो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से एक पत्थर को गिरा रहे हो, तो पत्थर जो है आपका क्या कर रहा है? वो फ्री फॉल कर रहा है। वो फ्री फॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही फॉल कर रहा है, उस पर और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है आप हवा में उड़ के उसको पत्थर को मारोगे, नहीं ना, पत्थर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की तरफ मूव करेगा, इट इज़ नोन एज फ्री फॉल। इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि अभी अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ऑफ कोर्स उसकी कोई स्पीड होगी, उसकी कोई वेलोसिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? क्या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? While falling there is no change in the direction of motion of the objects। अच्छा, जब आप उस ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हो तो उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं आता है, वो सीधा धरती की तरफ गिरता जाएगा। क्योंकि देखो, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है ना कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसका कैसे डायरेक्शन चेंज होगा?
बट ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आएंगे। एंड जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया वहाँ पे क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, डिफरेंस इन वेलोसिटी ओवर टाइम, है ना। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, डिफरेंस इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे भी यही दिया गया है कि एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होती है, और जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ फॉल करता है तो उसकी एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन कौन कॉज कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। अब आप बोलोगे कि ए से डिनोट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से, तो इसलिए हम लोग इसको एज स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों के यूनिट्स भी अलग हैं, इन दोनों के वैल्यूज़ भी अलग हैं, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और इसका यूनिट क्या होता है, देखो हमने ए को ही जी में कन्वर्ट किया है, बट ये है क्या, ये है तो एक्सेलरेशन ही, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो एक्सेलरेशन जैसा ही है, वो एक्सेलरेशन का ही है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसका भी क्या यूनिट है, जी का यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। We know that from the second law of motion, force is the product of mass and acceleration. Second law of motion में हमें क्या पता चलता है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने कौन सी इक्वेशन फॉर्म की थी, F इज इक्वल टूज एम ए, है ना। F इज इक्वल टूज एम ए वाली हमारी जो इक्वेशन है वो फॉर्म हुई थी, है ना। तो लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी एम। अगर हम लोग स्टोन के मास को m मान के चलते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। देखो, अगर आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो या फिर उसको फॉल करवा रहे हो तो क्या होता है, उसकी एक्सेलरेशन होगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और उसकी एक्सेलरेशन होगी, है ना। यहाँ पे भी यही गिवन है कि जो स्टोन है उसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होगी उसकी, कोई तो एक्सेलरेशन होगी, है ना। और उसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी की वजह से, वो उसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे, है ना। Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force. अभी हम यहाँ पे ए की जो हमारी ए है ना उसको हम लोग जी से सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप लोग बोलोगे क्यों भाई, ये तो हमने इक्वेशन ही चेंज कर दी, बट नहीं की है। क्यों? क्योंकि एफ एम ए, ये जो ए की जगह पे हमने जी लगाया है ये बिल्कुल सेम है इसके, बट ये बस क्या है, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आता है तो उसकी कोई एक्सेलरेशन होती है और उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एंड उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन की जगह पे स्मॉल जी लगा दी, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ को हम लोग किसके इक्वल मान सकते हैं, एम इज एम इंटू स्मॉल जी, ठीक है। और एफ या फिर आप इसको बोलोगे एम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अभी 10.4 इक्वेशन और 10.6 इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। अच्छा, ये आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है। देखो समझो, ठंडे दिमाग से समझो। यहाँ पे हमने क्या इक्वेशन फॉर्म की, F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन फॉर्म हो गई। बट इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो
जो हमारा mg है और ये जो हमारा f है, आपको याद होगा कि जो हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें हमें क्या बताया जाता है कि f इज इक्वल टू g मासेस का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग f की जगह पे ये पूरी इक्वेशन डाल सकते हैं ना, क्योंकि f इस पूरी इक्वेशन के इक्वल है। तो हम लोग ने यहाँ पे भी वही किया है, mg को जो यहाँ पे भी फोर्स के इक्वल था, एंड फोर्स के इक्वल एक और चीज़ है, क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल m को स्मॉल m से हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारी जो नई इक्वेशन बन रही है वो क्या है, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g अपॉन आर, g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। g m अपॉन आर स्क्वायर, इंटू नहीं है ये, g अलग आपको बीच में लिखना है, g इंटू एम नहीं है, दिस इज g m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, ये हमारी नई इक्वेशन फॉर्म हो गई है, where m is the mass of the earth and d is the distance between the object and the earth। अच्छा सॉरी, जो हमारा पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना ब्लू बॉक्स वाला, ये वाला, तो यहाँ पे आप लोग वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वाला नहीं लिखोगे क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है, अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो g है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का g, कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है हमारा वो क्या है, फ्यू, जो हमारा m है वो अर्थ का मास है, एंड d जो है वो क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में एंड अर्थ के बीच में, है ना। तो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d इन इक्वेशन 10.7 विल बी इक्वल टू r, द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा ये यहाँ पे क्या बोल गए भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर ले रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है वो सेंटर से अप्लाई हो रही है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, सो हम लोग डी को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैपिटल आर से, या फिर स्मॉल आर से भी कर सकते हैं। Thus for objects on or near the surface of earth, जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है, that is g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग d स्क्वायर भी लगा सकते हो, r स्क्वायर भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो हमारा आगे क्या है, द अर्थ। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा अर्थ है ना, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि जो हमारा अर्थ है ऐसा पूरा परफेक्ट सर्कल नहीं है, वैसे परफेक्ट सर्कल तो ये भी नहीं है, जो हमारा अर्थ है ना वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, इट इज़ बल्जिंग ऑन द साइड्स, ठीक है, वो साइड से थोड़ा सा मोटू है। सो as the radius of the earth increases from the poles to the equator, as I said that it is a little bit bulging from the sides, तो जो उसका radius होगा that will be increased on the equator and decreased on the poles। जिसका radius होगा वो equator पे ज़्यादा होगा and poles पे कम होगा। The value of g becomes greater at the poles than at the equator। What does this mean? if अगर आपको रिमेंबर होगा तो हमने क्या किया था कि f इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जो हमारा आर स्क्वायर था इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f। यू डोंट हैव टू राइट द होल इक्वेशन, हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। जो हमारा आर स्क्वायर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f, तो जितना हमारा r डिक्रीज होगा उतना हमारा f, जितना हमारा r इंक्रीज होगा उतना हमारा f डिक्रीज होगा, जितना हमारा r डिक्रीज होगा उतना f इंक्रीज होगा। f मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा इक्वेटर पे रेडियस है वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि जो हमारा इक्वेटर पे r है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इट विल बी लेस ऑन द इक्वेटर,
इट विल बी लेस ऑन द इक्वेटर। और अगर हम लोग पोल्स की बात करें तो क्या होगा, अगर हम लोग पोल्स की बात करें तो क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस है पोल्स पे वो क्या करता है, जो हमारा रेडियस है पोल्स पे वो घट जाता है ना। तो इसीलिए अगर हमारा आर डिक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारा फोर्स है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए जो वैल्यू है स्मॉल जी की वो क्या होगी, पोल्स पे ज़्यादा होगी, बिकॉज जो हमारा डिस्टेंस है वो कम है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि रेडियस जो है अर्थ से लेके पोल्स का वो कम है इक्वेटर के, अगर हम लोग कंपैरिजन में बात करें। तो इसलिए बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा इक्वेटर है उस पर जी की वैल्यू जो है वो कम होगी, एंड जो हमारे पोल्स हैं उस पर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है सेंटर से लेके डिस्टेंस कम है, एंड यहाँ पे जो है हमारा सेंटर से लेके डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन्वर्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जी का वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अच्छा, जो हमारा कैपिटल जी था वो भी एक कांस्टेंट था, जो हमारा स्मॉल जी है ये भी एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। अगर आपको हमारी इक्वेशन याद होगी तो हमने क्या किया था, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। हमारा जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी तो हमें वैल्यू पता ही है। जो हमारा कैपिटल एम है दैट विल बी मास ऑफ अर्थ, एंड जो हमारा आर स्क्वायर है दैट विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रेडियस ऑफ अर्थ। सो पुटिंग इन द वैल्यूज, हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ क्या है, इसको हम लोग कैपिटल एम मान के चलेंगे, 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड जो रेडियस है अर्थ का दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे आपको पहले चेक करने हैं कि सारे यूनिट सही हैं या नहीं। अगर रेडियस किलोमीटर में होता तो हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते, बट यहाँ पे मीटर में ही है, सो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यूज इन द होल इक्वेशन। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11, एंड यहाँ पे कैपिटल एम की जगह पे हम लोग मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे, एंड आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस करके जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड square. Meter per second square is the unit of acceleration, and this is acceleration due to gravity. And 9.8 कहाँ से आया, ये पूरी calculation करके from this equation, है ना। So the value of acceleration due to gravity of earth is g into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग अर्थ पे कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैपिटल जी की भी कांस्टेंट होती है एंड स्मॉल जी की भी कांस्टेंट होती है। You have to remember this value, 9.8 into meter per second square, 9.8 meter per second square. So that was it for today. I will meet you in the next video. Bye bye.